नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हड़ताल का आह्वान आज हुआ है। हड़ताल में सभी ट्रेड यूनियन शामिल हैं। सरकारी कामकाज भी ठप करने का ऐलान किया गया है। लेफ्ट पार्टियां भी ट्रेड यूनियनों को समर्थन दे रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि ट्रेड यूनियनों का आज देशव्यापी हड़ताल है। हड़ताल में सभी ट्रेड यूनियन शामिल हैं। सरकारी कामकाज भी ठप करने का इन लोगों ने ऐलान किया है और साथ ही लेफ्ट पार्टियां भी ट्रेड यूनियन के हड़ताल का समर्थन कर रही है। आज देश भर में चक्का जाम। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल। सरकारी कामकाज पर भी ब्रेक। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद। ट्रक, बस, लॉरी समेत ऑटो रिक्शा सब पर ब्रेक है। दरअसल ट्रेड यूनियनों ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के माध्यम से ट्रेड यूनियनों ने सरकारी कामकाज के साथ साथ पहियों पर ब्रेक लगा दिया है। पूरे बिहार में ऑटो रिक्शा केवल नहीं, बस, मिनी बस, ट्रक, टैंक लॉरी सहित जो मिस्त्री है, गैराज मिस्त्री, ये तमाम लोग बंद करके अपने काम को बंद करके और रोड में नजर पड़ेगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष बंद है और उसी के समर्थन में हम लोग पटना के तमाम ऑटो संगठन मिल करके बंद करने जा रहे हैं। उसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पटना में जो डीजल गाड़ियों को बंद करने का आह्वान सरकार ने किया है, तत्काल उसको रद्द किया जाए। दरअसल ट्रेड यूनियन की कई सूत्री मांगे हैं। इन मांगों में 21,000 मासिक न्यूनतम मजदूरी, 10,000 मासिक पेंशन देने, एनपीएस वापस लेने, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन, आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी समेत सभी स्कीम कर्मियों को श्रमिक का दर्जा देने, बंद उद्योगों को चालू करने, ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए कारगर रोजगार देने, मनरेगा को मजबूत करने, रोजगार का स्थायीकरण, ठेका मजदूरों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग खत्म करने, पथ परिवहन सुरक्षा विधेयक 2014 और मोटर वाहन अधिनियम 2019 को वापस लेने, समान काम के लिए समान वेतन और लाभ देना, रेल, बैंक, बीमा, डिफेंस, कोयला, इस्पात समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं का निजीकरण बंद करने की मांग की गई है। वहीं ट्रेड यूनियनों ने 100% एफडीआई वापस लेने की मांग की है। इस हड़ताल में किसानों का भी समर्थन है, लिहाजा किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग लागू करने और किसानों के ऋण माफ करने की भी मांग की गई है। लेफ्ट पार्टियां भी इस हड़ताल को सफल बनाने में लगातार जुटी हैं। नेशनल कॉल दिया है और बंद का, और सारे ट्रेड यूनियंस इसमें शामिल हैं, जिसको कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं। और ये एक बड़ा कॉल है और उसके लिए लोग सड़क पे भी आएंगे। लोगों से अपील की है कि आप हमारे बंद के समर्थन में आइए। जेएनयू की घटना के बाद तमाम लेफ्ट छात्र संगठनों ने भी इस केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। इनके शामिल होने से देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। संयुक्त तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं कि 8 जनवरी बिहार के अंदर में तमाम कॉलेजों के अंदर में, विश्वविद्यालयों के अंदर में आम हड़ताल होगा, छात्रों की हड़ताल होगी। ट्रेड यूनियनों और लेफ्ट पार्टियां और लेफ्ट छात्र संगठनों के देशव्यापी हड़ताल पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अगर कोई मांग थी तो ट्रेड यूनियनों को सरकार के साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी मांगे काफी कमजोर हैं। इनकी अपनी मांग को सरकार को बेहतरीन ढंग से रखें और उसमें अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो सरकार विचार करेगी, लेकिन इस तरह से रोड पर उतर करके और व्यवस्था को प्रभावित करना। इस हड़ताल में बैंक, रेल सेवा, बीमा, ऑटो, ट्रक, लॉरी, बस सेवाएं सभी प्रभावित होंगी। लेकिन सवाल है कि हड़ताल से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा और अपनी मांगों के लिए लोगों का जनजीवन प्रभावित करना कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, जो आजकल मिस्टर इंडिया हो गए हैं। जी ठीक सुना आपने, लेकिन वो रियल मिस्टर इंडिया नहीं बल्कि फिल्म वाले मिस्टर इंडिया हो गए हैं। दरअसल तेजस्वी सियासत के मिस्टर इंडिया हैं, जो सबके सामने से छूमंतर हो जाते हैं। किसी को कोई भनक तक नहीं लगती, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से ही गायब हो जाते हैं। बिहार की सियासत में तेजस्वी ऐसे किरदार हैं जो रियल लाइफ के मिस्टर इंडिया की तरह हैं। जब भी प्रदेश या देश में कोई बड़ा मुद्दा छाता है तो तेजस्वी छू मंतर गायब हो जाते हैं। ताजुब की बात तो ये है कि सियासत के इस मिस्टर इंडिया की भनक तक किसी को नहीं लगती कि वो है कहाँ। चाहे जनता उन्हें खोजती हो या फिर कार्यकर्ता, किसी को कामयाबी हाथ नहीं लगती। हमको कोई जानकारी नहीं है तेजस्वी जी के बारे में। अब हम नहीं कह सकते हैं कि वो कहाँ हैं। जानकारी ये थी कि यहाँ जो कार्यक्रम वगैरह खत्म हुआ उसके बाद दिल्ली गए हैं। अब दिल्ली में राबड़ी जी भी गई थी, राबड़ी जी का भी तबीयत खराब था, उसके लिए गए हैं। पार्टी के बड़े नेता तक को नहीं पता है कि तेजस्वी कहाँ है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि तेजस्वी की खबर किसी को नहीं है। देश में जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब आगे बढ़कर इस घटना की निंदा कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के युवराज इस पूरी घटना से दूर हैं, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे पिछले कई बड़े मौकों से तेजस्वी गायब रहे हैं। चमकी बुखार में मासूम बच्चों की मौत का मामला हो या फिर पटना में भयंकर जल जमाव का मामला, सारे मौकों में तेजस्वी लापता ही दिखे हैं। लिहाजा विरोधी तो अब हमला करने लगे हैं। उनकी पार्टी सांगठनिक कार्यक्रमों में उनकी बात जो होती है, लेकिन वो दिखते नहीं है। तो जेएनयू को लेकर के, चूंकि वो कभी विश्वविद्यालय या कॉलेज के अध्ययन को लेकर के काफी गंभीर नहीं रहे, तो हो सकता है वो छात्रों की पीड़ा से खुद को जोड़ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए केवल ट्वीट के जरिए रस्म अदायगी करके उनको ऐसा लगा कि उनकी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। जो चांदी के चम्मच और सोने के पालने में पले बढ़े जो नेता हैं, जो आरजेडी के इन दिनों युवराज बन के घूम रहे हैं देश विदेश में, वो पता नहीं गोवा में है कि मलेशिया में है कि सिंगापुर में है, और वहां से ट्वीट करके जिस तरीके से ये लोग जेएनयू जैसी घटना इतनी निंदनीय है, और ये इन लोगों का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी सभी लोगों के साथ इन लोगों का गठजोड़ है। खबर तो यह है कि तेजस्वी यादव की इन्हीं आदतों की वजह से आरजेडी के बड़े नेता नाराज रहते हैं। तेजस्वी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ये सियासत है या मिस्टर इंडिया बनना उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। नीतीश सरकार के मंत्री खुर्शीद आलम की मांग से सियासी हलके में हलचल मच गई। दरअसल मंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों की तरह नेताओं के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र तय करने की मांग कर दी। रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक हम सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका भी एक निर्धारित समय अगर हो जाता है जी भाई, इतने समय तक ही लोग अपना राजनीतिक में जो है क्षेत्र में भाग ले पाएंगे, तो ये होना तय होना चाहिए। नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम सरकारी कर्मचारियों की तरह नेताओं के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र तय करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि बुजुर्ग नेताओं के चलते सियासत में युवाओं को मौका नहीं मिल पाता। इस बयान से राजनीतिक हलके में सियासत तेज हो गई है। कुछ पक्ष में है तो कुछ विरोध में। नौकरी है, ये सेवा है, ये दोनों में तालमेल करना उचित है क्या? जब अपने लोग जब अक्षम हो जाते हैं तो हट जाते हैं, जब तक लोग सक्षम है तब तक काम करते रहते हैं। 75 वर्ष की उम्र तक लोगों को चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति वो करे 80 वर्ष 90 वर्ष कोई बात नहीं, राज्यसभा है, विधान परिषद है, जाए करे राजनीति, लेकिन जहाँ तक चुनाव का मामला है 75 वर्ष उम्र के बाद नहीं करना चाहिए, ये सीमा बंधना चाहिए। नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर अलग अलग राय दिख रही है। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त जितने भी महत्वपूर्ण लीडर हैं, उनकी उम्र 60 से ज्यादा हो चुकी है। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक
लेकिन जब नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र को लेकर युवा नेताओं से बात की गई तो उनकी राय भी अलग अलग दिखी और तर्क भी। नहीं सहमत है कि उम्र इसका कोई बाधा बन सके। संघर्ष करने की क्षमता जब तक हो किसी चीज़ का करने का तब तक वो बन सकता है। राजनीति में कोई रिटायरमेंट का एक एज मानक नहीं हो सकता है। कम से कम नए लोगों को राजनीति पे आगे आने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कई बार यंग लीडरशिप को इंट्रोड्यूस किया है और मैं समझता हूं कि यंग पॉलिटिशियन बेहतर काम करते हैं। बहरहाल बिहार की सियासत में नए उम्र के नेता तेजी से पहचान बना रहे हैं, फिर वो तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान। लेकिन मंत्री खुर्शीद आलम की ताज़ा मांग ने चुनावी साल में बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म तो दे ही दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तैयारी तेज है। अप्रैल में विधान परिषद की 29 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 के अंत तक होना है। इससे पहले अप्रैल में विधान परिषद चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल 75 सीटों वाली विधान परिषद की 29 सीटें मई में खाली होने वाली हैं। इनमें से 17 सीटों पर चुनाव होंगे, 8 सीटों पर आमने सामने मुकाबला होगा तो 9 सीटों पर परोक्ष चुनाव होंगे, जबकि 12 सीटें राज्यपाल कोटे से भरी जाएंगी। इस चुनाव में सभापति हारून रशीद से लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। ये तो वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आंकड़ों का पता है, जो बिहार के 2 शासन के मॉडल्स की तुलना कर सकते हैं, और इसीलिए कोई मुकाबला हम लोगों को दिखता नहीं है। ये एक तरफा चुनाव होंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कांग्रेस के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट ब्राइट है और हम पर्याप्त संख्या में विधान परिषद में और राज्यसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रही है। जो स्नातक स्तर के चुनाव हैं उसमें हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का हम लोग का कोशिश रहेगा। बहरहाल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता का सेमीफाइनल मानी जा रही ये चुनाव फाइनल मुकाबले की तस्वीर भी कुछ कुछ साफ कर देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। चलिए बात करते हैं पटना रेपकांड की, जिसमें दूसरा आरोपी विकास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने पहले कुश को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी विनायक और संजीव मुखिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो संदीप मुखिया और विनायक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 फरार हैं। कुश की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। जी हां, कुश और विकास गिरफ्तार हैं, लेकिन 2 आरोपी अभी ऐसे हैं जो अब भी फरार हैं और उनको भी गिरफ्तार करने की जरूरत है। तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए आरोपियों की और दूसरी तस्वीर मॉल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज की जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़की यहां पर पहुंचती है और जो कार आरोपियों की है उसमें बैठकर ये लोग लड़की को लेकर जाते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर गन पॉइंट पर बंदूक की नोक पर गैंगरेप का आरोप लड़की लगा रही है। लड़की के अपहरण और रेप की जिस घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में लड़की भी दिख रही है और वो कार भी जिसमें लड़की को अगवा कर ले जाने की बात कही जा रही है। पटना अपहरण और रेप की पूरी कहानी 3 मिनट के इस सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पटना कितना सेफ है। राजधानी पटना के पॉश और सबसे व्यस्त इलाके में
बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर किस तरह फिल्मी अंदाज में लड़की का अपहरण कर उसकी आबरू को तार तार किया, वो भी महज 3 मिनट में। हम आपको बताएंगे वारदात की पूरी कहानी। तारीख 6 जनवरी 2020, समय शाम 7:56, जगह जीबी मॉल, बोरिंग रोड, पटना। सीसीटीवी फुटेज एक लड़की 7:56 पर जीबी मॉल के बाहर फोन पर बात करती दिख रही है। लड़की करीब 1 मिनट 25 सेकंड तक मॉल के बाहर टहलकर बात करती दिख रही है। उस दौरान लोग मॉल में आ जा रहे हैं। 1 मिनट 25 सेकंड बात करने के बाद वो बात करते हुए मॉल के मेन गेट से निकलकर पार्किंग एरिया में जाती दिख रही है। वहां भी वो फोन पर लगातार बात कर रही है। तभी पार्किंग एरिया में कुछ लोग एक सफेद कार को धक्का देते दिखाई देते हैं। कुछ दूर धक्का देने के बाद कार खड़ी हो जाती है। उसके आसपास कुछ लोग भी खड़े दिख रहे हैं। महज कुछ सेकंड बाद ही फिर वही लोग कार को आगे से धक्का देते दिखते हैं। इतने में कार स्टार्ट हो जाती है और ड्राइवर कार को बैक करता दिख रहा है। इतने में लड़की भी पार्किंग एरिया में आ जाती है। फिर कार मेन रोड से कुछ ही दूर पर रुक जाती है। इतने में कुछ लड़के आकर लड़की को घेर लेते हैं। आरोपों के मुताबिक यहीं पर पिस्टल का भय दिखाकर उसे कार में बैठने को कहते हैं। सीसीटीवी तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़की इतनी डर गई थी कि वो ना तो शोर मचा पाई और ना ही किसी से मदद मांग पाई। लोगों को कुछ समझ में आता तब तक बदमाश लड़की को कार में बैठाकर वहां से 9-2-11 हो गए। ये सब कुछ महज 3 मिनट में हुआ है, यानी 7:56 से लेकर 7:59 के बीच। सरेराह बीच बाजार से एक लड़की को अगवा किया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ब्रिजमोहन पांडे की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया। कई वैसे लाभुक के साथ साथ अधिकारी लपेटे में हैं, जिन्होंने फर्जी एलपीसी के जरिए आवास योजना का लाभ लिया है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री के सपनों पर अधिकारी ही मानो कालीख पोत रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य ही है कि गरीबों को उनका घर मिले, पर जिले में जिस तरह से शहरी क्षेत्र में फर्जी एलपीसी के आधार पर योजना का लाभ देने में फर्जीवाड़ा सामने आया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, आवास योजना की जमीन के कागजात में फर्जीवाड़ा, शहरी गरीबों को आवास योजना का लाभ देने में घोटाला, आवेदन की जांच में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा, 47 एलपीसी के कागजात पाए गए फर्जी, दूसरे फेज के लाभुकों की जांच में फर्जीवाड़ा, पहले फेज के लाभुकों की जांच अभी बाकी। सत्यापन के क्रम में कुछ का रिपोर्टेड आया है कि उनका एलपीसी इत्यादि और पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र इत्यादि फर्जी पाया गया है, जो उनके अंचल कार्यालय से निर्गत नहीं है। उन सभी लाभुकों को हमारे स्तर से शोकॉज गया हुआ है। उनको एक मौका देने के पश्चात उन पर निश्चित रूप से हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये फर्जी एलपीसी उन लाभुकों के हैं जिनका आवास योजना के लिए चयन हो चुका है। कईयों को पहले फेज की राशि भी दी जा चुकी है और दूसरी किश्त पाने के लिए वे कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। पर फर्जीवाड़े के इस खेल के बाद अन्य लाभुकों को भी जांच के दौर से गुजरना पड़ रहा है। पहला किस्त मिला है 50,000 बस, उसके बाद बोले कि होगा। अभी तक 5-6 महीना लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, दूसरा किस्त नहीं मिला। समस्या हो रही है कि हम नगर निगम दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमको बोले हैं कि अभी आपका पेपर पटना जाएगा तभी तो होगा ना। अभी तक अब कुछ नहीं हो पाया है। कोई किस्त नहीं मिला? कोई किस्त अभी नहीं मिला है। हम रेंट में अभी रह रहे हैं। निगम की जांच में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद मेयर ने जांच के तरीकों पर ही सवाल उठा दिए हैं। आवास योजना में फर्जीवाड़ा, नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर ने खोला मोर्चा। जांच के तरीकों पर मेयर ने उठाए सवाल। मुशहरी अंचल के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। सीओ गलत इसमें है
और ठीक है गलत भी है तो आप निगम का काम था कि जांच करवा के लगभग 46 को था, जांच करवा के उसको फिर से बनवा देता। उसमें कौन बड़ा चीज़ इसमें है? जब लाभुक का रसीद अप टू डेट है, सारा चीज अपलोड उसका है, तो फर्जी कैसे होगा उसमें? पहली जांच में ही इस तरह के फर्जीवाड़े के बाद कई अधिकारी भी फंसेंगे। उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी एलपीसी के जरिए योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई के चक्कर में वे लाभुक भी फंस रहे हैं जिनके कागजात सही होने के बाद भी योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। चतरा में सीसीएल की आम्रपाली परियोजना में अपराधियों ने तांडव मचाया। देर रात टंडवा के कोयत गांव में अपराधियों ने एक बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इससे इलाके में सनसनी मच गई। पिछले 27 दिसंबर को भी अपराधियों ने जय मां अंबे कंपनी के सुपरवाइजर की हत्या कर दी थी। इसके बाद इलाके में पुलिस और एसआईएसएफ जवानों को भी तैनात किया गया था। पूरा गाड़ी जल के साफ हो गया। नागरिकता कानून को लेकर बिहार में बीजेपी का जन जागरण अभियान बड़े स्तर पर होगा। नागरिकता संशोधन कानून पर जन जागरण अभियान में बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। किस नेता का कब कहां कार्यक्रम है, इस पर नजर दें तो 16 जनवरी को वैशाली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं 14 जनवरी को गया में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम करेंगे। वहीं 12 जनवरी को बेतिया में नित्यानंद राय तो 11 जनवरी को मोतिहारी में नित्यानंद राय का कार्यक्रम होगा। तो बता दें कि कार्यक्रम क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकता कानून पर अभियान है। 11 जनवरी को मोतिहारी में नित्यानंद राय का कार्यक्रम है। साथ ही 10 जनवरी बांका में सीपी सिंह का कार्यक्रम है। इसके अलावा 10 जनवरी को ही नालंदा में रघुवर दास भी नागरिकता कानून को लेकर अभियान चलाएंगे। 9 जनवरी को दरभंगा और मधुबनी में प्रभात झा भी नागरिकता कानून को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही 9 जनवरी को नवादा में जयंत सिन्हा नागरिकता कानून पर लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही 7 जनवरी को नवादा में संजय सेठ भी आम लोगों को नागरिकता कानून को लेकर जागरूक करेंगे। और इसके अलावा 16 जनवरी को वैशाली में अमित शाह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। दरभंगा के कारोबारी, जी हां, दरभंगा के कारोबारी की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है विष्णुदेव भारती, जिनके छोटे बेटे और स्वर्ण व्यवसायी रमन ठाकुर के अपहरण से सनसनी मची हुई है। रमन ठाकुर अपनी आभूषण दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी कैदराबाद नाका के पास से अपराधियों ने उन्हें अगवा कर लिया। घटना के बाद से अगवा व्यवसायी के दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हैं और उनकी बाइक का भी पता नहीं चल रहा है। एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने सुराग की तलाश में आभूषण दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। वारदात से व्यवसायी के परिजन दहशत में हैं। हम लोग 7 बजे से उनका मोबाइल कॉल कर रहे हैं, मोबाइल ऑफ आ रहा है, ना मोटरसाइकिल उनका मिल रहा है, ना उनका कोई ट्रेस मिल रहा है। अपने सगा संबंधी से हम लोग खोज के थक गए, तब थाना प्रभारी के जाके हम लोग एफआईआर किए। सब्जियों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक तो पहले से ही प्याज और लहसुन के बड़े दाम से लोग परेशान थे, अब दूसरी सब्जियां भी अपने दाम से लोगों को रुला रही हैं। हालात ये है कि पहले जहां 50 से 60 रुपए में सब्जी घर में आ जाती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से एक ही सब्जी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। सब्जी मंडी का जायजा लिया पटना संवाददाता नैन्सी ने। पिछले 1-2 महीने से सब्जी अपने दाम से लोगों को रुला रहा है। आम जनता इससे परेशान है। पहले जो सब्जी 15 रुपए किलो मिल जाती थी, लोग थैले भर के सब्जियां लेकर के जाते थे 15 रुपए किलो में, वही सब्जी आज 50 से 60 रुपए किलो मिल रही है। बाजार में सब्जियों का रेट इतना ज़्यादा भाग गया है कि लोग जो मार्केट पहुंच रहे हैं वो पाव भर सब्जियां यहाँ से खरीद के जाने लगे। पहले तो मैं जो दुकानदार है पहले इनसे पूछ लेती हूँ रेट क्या क्या है। भिंडी कैसे रुपए किलो बेच रहे हैं? 80 रुपए किलो। और मटर? मटर 50 रुपए किलो। अच्छा, रेट क्यों इतना भाग रहा है? टमाटर कैसे बेच रहे हैं? पल्ला मार दिया, सब ठंडा से गल गया। सारा सब्जी गल गया है? सब गल गया। अच्छा, पहले आ रहा है तो महंगा बिक रहा है मार्केट में। अच्छा, सस्ता होने का उम्मीद है क्या? सस्ता नहीं, जब मौसम सही होगा, दूसरा फसल तैयार होगा तभी सस्ता होगा। देखेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। जो लोग यहाँ पे भी पहुँचे हुए सब्जी लेने के लिए, इन्हीं से पहले बात करते हैं। क्या लेने के लिए आए थे मार्केट में? गोभी लेने आए थे, मटर, टमाटर, प्याज, यही सब। कैसे दिया, कितने रुपए दिया? गोभी तो 60 रुपये जोड़ा मिला है ना, और मटर 60 रुपये, टमाटर 50 रुपये जोड़ा मिला है। प्याज बहुत महंगा है।
100 रुपये। कितनी मुश्किलें हो रही है ऐसे घर में, बजट गड़बड़ाता है क्या? हाँ, बजट तो गड़बड़ाता है, घर से तो वही पैसा आता है मंथली जो है, और 4000 से 5000 तो सब्जी में ही लग जाता है। तो सब्जी मार्केट में आने से तो अब डर लगता है कि सब्जी इतनी, प्याज है चाहे आलू है या गोभी है, बैगन, अभी मैं बैगन पूछी हूँ तो बैगन बता रहे हैं 60 रुपये केजी। तो मुझे यही लगता है कि इतनी महंगाई हो गई कि गृहिणी के लिए चिंता का विषय कि घर कैसे चलाएं। सब्जियों का रेट काफ़ी भाग गया है। पहले जो सब्जी ठंड के मौसम आते ही सब्जियों का रेट कम हो जाता था, वही सब्जियों का रेट अभी भी वैसा ही है जितना 2 महीने पहले था। मतलब रेट सब्जियों के बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना।